कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है साथियों खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। यह दोस्तों हमारा दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंशज है। इससे पहले वाला जो वंशज था उसका नाम था गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, ये खिलजी वंश में ये 5 महत्वपूर्ण वंशज थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली कहा जाता है उसे अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, जो कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए समय को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपनी इस क्लास में। दोस्तों, एक बार मैं फिर बताना आपको चाहता हूँ कि जो खिलजी वंश की स्थापना हुई, जो हमारा ये खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई, मैं बताना चाहता हूँ आपको। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। क्लियर। अब कहा जाता है दोस्तों, खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि हमारा पहला शासक है। दोस्तों, ये जलाउद्दीन फिरोज के बारे में मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में ही पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था दोस्तों, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था, जो कि दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक कहलाता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट क्या कहता है साथियों, कि दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठते समय इसकी आयु जो थी दोस्तों वो तो 70 वर्ष थी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। मतलब इट मीन्स दोस्तों, ये जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ये हिंदुओं के प्रति बहुत दयावान, बहुत मन का दीन था। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों कि उसने अपनी बेटी की शादी चंगेज खां के नाती उलुग से करी। ठीक है, उलुग से किया। किसने दोस्तों? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी चंगेज खां के नाती उलुग से किया। क्लियर। ये पॉइंट अगला लास्ट हमारा, उसका जो भतीजा था दोस्तों, किसका भतीजा? जलाउद्दीन फिरोज शाह का जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन, उसी ने क्या करा, जलाउद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। और खुद मतलब कि चाचा और भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। तो यहाँ पे चाचा कौन है? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और भतीजा कौन है, जो कि आज का हमारा टॉपिक कौन है सो दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है दोस्तों वो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक था। यह लिखा है दोस्तों, वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दोस्तों दक्षिण भारत में विजय पताका दोस्तों क्या करी, फहराया। मतलब ये एक ऐसा सुल्तान था दोस्तों जिसने कि दक्षिण भारत पर भी जाकर के आक्रमण करने की हिम्मत करी। क्लियर दोस्तों। और यहाँ तक कि दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों पर इसने आक्रमण का उद्देश्य इसका था मुख्य रूप से धन को लूटना और विजय की लालसा थी। सिर्फ यही 2 कारण था कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। क्लियर साथियों। अलाउद्दीन खिलजी का मेन यही 2 मकसद था दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का। पहला धन को लूटना और दूसरा विजय की लालसा, मतलब कि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या करना, विजय प्राप्त करना। क्लियर साथियों। उसी प्रकार इसमें एक बात और बताना चाहता हूं कि वह सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। क्लियर साथियों। यही एक ऐसा शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दोस्तों इसने क्या किया, विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। और खाली 2 ही मुख्य उद्देश्य था, धन को लूटना और विजय की लालसा थी। ठीक है साथियों। अब चलते हैं अपना अगला पॉइंट। क्या कहता है? हमारा अगला पॉइंट कहता है कि उसके शासन काल में मुस्लिम राज पूरे भारत में फैल गया। मतलब दोस्तों अलाउद्दीन के शासन काल में ही जो मुस्लिम राज था वो पूरे भारत में फैल गया। तीसरा पॉइंट,
उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी बाजार व्यवस्था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, उसने बाजार का जो मैनेजमेंट किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया। दोस्तों, यहाँ पर उसने एक अच्छे प्रकार के बाट जो तौलने के लिए सामान होते थे कि जिसमें कोई घपला ना कर सके, कोई चोरी ना कर सके दोस्तों, ऐसी इसने बाजार की व्यवस्था करी। और ऐसी बाजार व्यवस्था के लिए इसने बहुत सारी दोस्तों विभाग भी बनाए। ठीक है, देखो यहाँ नीचे लिखा अगला पॉइंट, ये वाला कहता बाजार नियंत्रण तथा नाप तौल पर नजर रखने वाले अधिकारियों को मुहतसिब कहा जाता था। मतलब इसने क्या किया, बाजार पर निगरानी रखने के लिए और नाप तौल पर नजर रखने के लिए इसने मुहतसिब जो एक अधिकारी रखे जो कि ये बाजार पर नियंत्रण करते थे। क्लियर। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं। जी हाँ, इसका अगला पॉइंट क्या कहता है, वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया। ये एक पहला सुल्तान था जिसने दोस्तों भूमि पर उत्पादन पर कर लगाए थे कि अगर आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसका कुछ प्रतिशत टैक्स के रूप में आपको सुल्तान को देना होगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है उसने क्या किया, खम्स मतलब जो लूटा हुआ धन था, लूटे हुए धन का जो पोर्शन था वो राजा का हिस्सा क्या होता था, 3/4 होता था। मतलब जो 1/4 भाग था वो बाकी सैनिकों में बांट दिया जाता था और 3/4 भाग को वो क्या करता था, अपने पास रखता था। क्यों रखता था, क्योंकि उसे पहले से ही धन की बहुत ही लालसा थी और दोस्तों अपना एक विजय की लालसा थी। क्लियर। अब आइए अगला पॉइंट समझते हैं हम। इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों, हमारा कहता है कि उसके द्वारा लगाए जाने वाले 2 नए कर थे। एक चराई कर, मतलब कि जहाँ पे दुधारू पशु जाके चर सकें। तो जो एक गार्डन होता, जो बगीचा होता था, मतलब एक तरीके से जहाँ पे एक चारागाह होता था, वहाँ पर उसने एक चराई कर लगा दिया जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया गया। और घारी कर मतलब कि घरों पर लगाए जाने वाले कर को घारी कर कहा जाता था। क्लियर। अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है, उसके काल में गैर मुसलमानों मतलब कि जो मुस्लिम के अलावा जो भी धर्म के लोग रहते, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, उस पर जजिया कर लगाया गया था, बल्कि मुसलमानों पर जकात कर वसूला जाता था। एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर कौन सा था, जजिया कर, जकात कर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए गैर मुसलमानों पर जजिया कर और मुसलमानों पर जकात कर वसूला जाता था। अगला पॉइंट, राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू करने का अलाउद्दीन का एक नई सोच थी। अलाउद्दीन की एक नई ये सोच थी दोस्तों, राशनिंग व्यवस्था थी। मतलब कि जो मध्यम वर्ग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए राशन की सुविधा भी कराई। वही दोस्तों, ये वही राशन है जो हमें भी मिलता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दोस्तों कि अगला पॉइंट कहता है कि उसके दरबार के प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहवली थे। उसके दरबार में जो दोस्तों प्रमुख विद्वान थे उसका नाम क्या था, अमीर खुसरो और हसन देहरवली। ठीक है, देहरलवी थे। ठीक है। अगला, अमीर खुसरो की रचना खजाए नूल फुतूह के अनुसार उसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। उसे द्वितीय सिकंदर क्यों कहा जाता था दोस्तों, कि यही एक ऐसा शासक था जो कि पूरे भारत पर अपना एक राज करना चाहता था, जिस तरीके से सिकंदर भी चाहता था। अमीर खुसरो की जो रचना है खजाए नूल फुतूह के अनुसार, ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से ये नहीं पूछेगा कि किसकी रचना में, कौन सी रचना, इस रचना का नाम बताओ जिसमें ये लिखा है कि ये द्वितीय सिकंदर है। मतलब कि सिकंदर ए सैनिक की उपाधि इसको मिली थी दोस्तों। क्लियर। इसमें क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण करी थी और उसे अपने सिक्के पर अंकित भी करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, उसने अपनी राजधानी सिरी दिल्ली के समीप में स्थापित करी थी। दोस्तों इसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? सिरी। ठीक है, जो कि दिल्ली के समीप थी। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहता है हमारे यहाँ? अगला पॉइंट कहता है कि उसने कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अलाई दरवाज़ा तथा
जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया। दोस्तों अगर आप कुतुब मीनार में कभी जाएंगे, उसके प्रवेश द्वार पर अलाई का दरवाज़ा, ठीक है, उसने कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा तथा जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम उलेमान वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त है। अगला पॉइंट कहता है कि उसके शासनकाल में 4 स्तंभ माने जाने वाले निम्नांकित मंत्रालय थे। मतलब कि उसके जो मेन पिलर थे दोस्तों, 4 पिलर थे, वो कौन कौन से हैं, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सपोर्ट में थे। कौन कौन से मंत्रालय? दीवान ए विराजत, जो कि दोस्तों मुख्यमंत्री का एक कैबिनेट होता था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, ये वाला, दीवान ए आरिज, जो युद्ध और सैनिकों का मंत्रालय था। दीवान ए इंशा, मतलब शाही घोषणाओं ए पत्रों का प्रारूप बनाने वाला। और चौथा जो विभाग है उसका नाम है दीवान ए रसालत, जो विदेश विभाग, ठीक है, विदेश विभाग जैसे कूटनीति, मतलब दोस्तों जहाँ पे विदेशों की कोई खबर लाने वाला ये विभाग था। और जो कि कोई पत्र तैयार करना, कोई समाचार, ये उसका। और दोस्तों जो युद्ध की और सैनिकों का देखभाल करने का जो विभाग था वो दूसरा था, जिसका नाम था दीवान ए आरिज। क्लियर साथियों? अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा क्या करता है, दीवान ए इंशा के सहायक सचिव को दबीर कहा जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, ठीक है। अब हमारा चलते हैं, यस, दिख रहा है आपको मध्यकालीन भारत के टॉपिक चल रहा है साथियों, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ओके। इसका एक और दोस्तों खासियत की क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी की इस खासियत क्या थी, उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दिखाने का प्रथा शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, इसने क्या दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों एक जैसा हुलिया बनाया। किसका? सैनिकों का, कि भाई सैनिकों की सारी टोपी एक जैसी होगी। अगर सारे मूंछ रखते हैं तो सब एक जैसे मूंछ रखेंगे, कोई ये नहीं कि फ्रेंची रख रहा है, कोई ऊपर की ओर रख रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कि उनका कपड़े, जूते, जो भी उनकी जो पोशाक थी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम अपने राज्यों की पुलिस को देखें दोस्तों, जो राज्य की पुलिस होती है उनके कपड़े लत्ते सबका एक जैसा होता है। ये नहीं कि हाँ भाई दिल्ली में अलग ड्रेस है तो एक जैसी ड्रेस है दिल्ली के सभी सिपाहियों की। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सैनिकों का हुलिया का मतलब कि अगर वो मैंने एक वीडियो में देखा था दोस्तों, अगर एक ने एक मूछ रखी तो सेम सबकी मूछें होंगी, मतलब एक जैसा हुलिया, ऐसा लगना चाहिए कि एक जैसा हो। और इसमें घोड़े को दागने की प्रथा, मतलब ये होता था दोस्तों, घोड़े पे कभी कभी दाग लगवा जाता है। जैसे अगर दोस्तों मेरे मोहल्ले में एक गाय चलती है ना, तो उस पर एक ऐसा डिजाइन मार देते थे, पता नहीं क्यों, है ना। वो भी दोस्तों क्या, ये जले हुए निशान होते थे कि जो कभी मिटते नहीं थे। इससे क्या होते थे, युद्ध में घोड़े की पहचान हो जाती थी कि ये हमारी टीम का घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि युद्ध करने में आसानी हो। क्लियर? इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है, उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का शुभारंभ किया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों को दोस्तों कैश में सैलरी देने की व्यवस्था करी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कैश की व्यवस्था, जो सैलरी देने की व्यवस्था, वो किसने आरंभ करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद उसके द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए मुमालिक तथा सूचनादाताओं को बरीद कहा जाता था। बरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाताओं को मुहिनियान कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे गुप्तचर विभाग, जो मतलब एक सीक्रेट न्यूज़ देते थे, उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था दोस्तों? बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, और सूचनादाताओं को जो इंफॉर्मेशन देता था उसका नाम बरीद रखा गया। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है, उसके शासनकाल में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। मतलब कि अगर 10,000 सैनिकों के एक ग्रुप को, एक टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तुमन कहा जाता था। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों हमारा, कहता है कि उसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई। वो भी कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, मैंने पेंसिल से लिखा था। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह
नामात्र के शासक रहे। दोस्तों इन नामात्र शासकों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जो कि दोस्तों हमारा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। जो मुबारक खिलजी है दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता था कि ये 1316 को ये सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। दोस्तों ये इसकी जो एक संगत किसकी पसंद थी? पुरुषों की संगत थी और नग्न स्त्री की। ठीक है। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन करके आ जाता था। दोस्तों क्या कहते हैं कि कभी कभी ये जो मुबारक खिलजी है ना दोस्तों, मुबारक खिलजी जो है कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन करके आ जाता था। बर्नी दोस्तों एक राइटर है, एक इतिहासकार है, वो कहता है बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर के दरबार के बीच दो दरबारियों के बीच में दौड़ता रहता था। ठीक है। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है साथियों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस टॉपिक में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो शासक है जो कि अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, इसके बारे में आपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन के शासन काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। क्लियर दोस्तों। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने ही रक्त और तलवार की नीति को अपनाया। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो उसमें हम दोस्तों अपने अगले वंशज जो कि तुगलक वंश होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी वीडियो जो हमारी अगली होगी। नमस्कार दोस्तों।